ओके। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्र ऑनलाइन क्लास में। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार और आभार हमसे जुड़ने के लिए। आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है बहुगुण युग्म विकल्पीवाद अर्थात मल्टीपल एलिलिज्म। साथ साथ में इसमें आप जानेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसका उदाहरण वो है मनुष्यों में रुधिर वर्गों की वंशागति अर्थात पेरेंट्स से उनकी संतान में रुधिर वर्ग कैसे पहुंचते हैं। ये सभी चीज़ें आप डिटेल में समझने वाले हैं, तो हर पॉइंट्स को बारीकी से समझिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच करिएगा। तो चलिए जानते हैं कि बहुगुण युग्म विकल्पीवाद अर्थात मल्टीपल एलिलिज्म क्या है। तो इससे पहले के सभी टॉपिक्स आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता और बहुप्रभावी जीन के बारे में हमने बताया है। तो ए बी सी और ये उसका नंबर है डी। तो नोट्स में आप सीरियल वाइज लिखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि जीन इंटरेक्शन क्या होता है। और ये जीन इंटरेक्शन का कौन सा उदाहरण है? चौथा उदाहरण है बहुगुण युग्म विकल्पीवाद। तो इस पर बात करते हैं। तो यदि किसी लक्षण का निर्धारण करने वाले 3 या 3 से अधिक जीन्स में कोई भी जीन 3 या 3 से अधिक, 3 से कम नहीं होने चाहिए, 3 या 3 से अधिक जीन्स में से कोई भी जीन समजात गुणसूत्रों में, समजात गुणसूत्रों का मतलब एक जैसे ही गुणसूत्र में, अब आगे चल के गुणसूत्र आने वाले हैं तो उसमें सारा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। समजात गुणसूत्रों में समान स्थान अर्थात लोकी पर उपस्थित होता है। तीनों जीन में से, याद रखिएगा, तीनों जीन में से या 3 से अधिक में से कोई भी जीन समजात गुणसूत्रों में समान स्थान पर उपस्थित हो तो इन्हें बहुगुण विकल्पी कहते हैं, और इसी से बनता है बहुगुण युग्म विकल्पीवाद। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो बहुविकल्पी होते हैं वो 3, 4 अथवा अधिक युग्म विकल्पियों का वह सेट है जो सामान्य जीन में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। जब सामान्य जीन में क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हो जाता है, तो ये उत्पन्न होते हैं। और सजातीय गुणसूत्र, होमोलोगस गुणसूत्र या समजात गुणसूत्र, जो हमने कहा, समजात गुणसूत्रों में उसी बिंदु पथ पर स्थित होते हैं, अर्थात एक ही बिंदु पर, ये समान बिंदु पर पाए जाते हैं। वास्तव में बहुविकल्पी एक सामान्य जीन की विभिन्न अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है? कई अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। एक जीन की कई अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। आप समझ गए कि एक स्थान पर 3 या 3 से अधिक में से कोई भी जीन एक स्थान पर समजात गुणसूत्र में, अर्थात पहले से उस स्थान पे कोई जीन है और उसी स्थान पे मौजूद होगा, तो इसे कहा जाएगा बहुगुण विकल्पी। और इसी के बाद को कहा जाएगा बहुगुण युग्म विकल्पीवाद। जब एलिल्स को लेकर चलेंगे तो युग्म विकल्पीवाद, क्योंकि एलिल्स जो होते हैं वो जीन के ही क्या होते हैं, वेरिएंट्स होते हैं, अर्थात उन्हीं के एक प्रकार होते हैं। क्लियर हो गई बात? इसको आप परिभाषा 2 से 3 बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो उदाहरण में अगर बात करें तो मनुष्यों में रुधिर वर्गों की वंशागति इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, और यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मनुष्य में रुधिर वर्ग की जो वंशागति है उसको समझने से पहले हमको मनुष्य के रुधिर वर्गों को समझना होगा कि मनुष्य में कितने रुधिर वर्ग हैं और इनका निर्धारण कैसे होता है, कि अगर आप में ब्लड ग्रुप ए है तो उसको निर्धारित कौन कर रहा है, किसकी उपस्थिति आपके अंदर ब्लड ग्रुप ए को दर्शाती है, या किसकी उपस्थिति आपके अंदर ब्लड ग्रुप बी या ए बी या ओ को दर्शाती है। तो मनुष्यों में रुधिर वर्गों की वंशागति जो है वो बहुविकल्पता का बहुत अच्छा उदाहरण है। और मनुष्यों की आबादी में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। कौन कौन से? रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी तथा रुधिर वर्ग ओ पाए जाते हैं। इनकी खोज किसने किया था, ये आपको कमेंट में नाम जरूर लिख देना है, जिससे आपको याद रहे। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था। तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। और रुधिर वर्गों का वर्गीकरण कैसे निर्धारित होता है? आरबीसी की
कोशिका कला पर उपस्थित, रेड ब्लड कार्ब सेल की कोशिका कला पर स्थित विशेष प्रोटीन पदार्थ या जिसे ग्लाइकोप्रोटीन नाम से जानते हैं पर निर्भर करता है या द्वारा निर्धारित होता है। इनको एंटीजन, हिंदी में प्रतिजन अथवा एग्लूटिनोजन कहते हैं, एंटीजन या एग्लूटिनोजन्स कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल ए तथा कैपिटल बी। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जो रुधिर वर्ग का निर्धारण कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है आरबीसी की कोशिका कला पर उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो इसको क्या करती है, निर्धारित कर रही है। किसे? रुधिर वर्ग को निर्धारित कर रही है। और इन प्रोटीन्स को कहा जाता है एंटीजन्स। क्या कहा जाता है? एंटीजन्स कहा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ए और बी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, रुधिर की, मानव की जो रुधिर प्लाज्मा में, अर्थात ये तो थी आरबीसी की कला में उपस्थित थी, और मनुष्य के रुधिर प्लाज्मा में इन प्रतिजनों के प्रति विशिष्ट प्रोटीन पाए जाते हैं। किसमें? प्लाज्मा में। इन्हें क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कहते हैं। तो वो एंटीजन थे, तो इनसे ही विशिष्ट क्या प्रोटीन पाए जाते हैं? प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? एग्लूटिनिन्स कहते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एंटी ए या स्मॉल ए या अल्फा भी आप लिख सकते हो, एंटी बी, स्मॉल बी या बीटा। अर्थात ये उनके क्या हैं? एंटी हैं। जैसे वो एंटीजन ए था तो ये एंटीबॉडी ए होगा। अब इसका निर्धारण कैसे होता है, इस चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हमने लिख लिया है रुधिर वर्ग, यहाँ लिख लिया है एंटीजन। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? चलिए लिखिए कमेंट बॉक्स में, कहाँ पाए जाते हैं एंटीजन? अभी हमने बताया, तुरंत बताया हमने, कहाँ पाया जा रहा है? चलिए अच्छा बताया है। क्या? आरबीसी की कोशिका कला पर उपस्थित जो प्रोटीन होते हैं उन्हें ही कहा जाता है एंटीजन्स। कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी की कोशिका कला पर। एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? प्लाज्मा में। ओके, तो हमने सबसे पहले लिया है रुधिर वर्ग ये, और इसका जो एंटीजन होगा वो कैपिटल होगा, और इसकी जो एंटीबॉडी होगी वो कैपिटल बी या स्मॉल बी, दोनों तरीके से। बीटा हमने तो तीनों तरीका आपको बता दिया। आप चाहे कैपिटल भी लिखो, चाहे स्मॉल भी लिखो या बीटा लिखो, तीनों चीज़ें सही मानी जाएंगी। दूसरा वर्ग है रुधिर वर्ग बी, और इसमें एंटीजन क्या होगा? बी होगा, और एंटीबॉडी क्या होगी? ये होगी। एंटीबॉडी चूँकि अपोजिट सेंस दिखा रही है तो ये आप उलट दीजिएगा, ध्यान रखिएगा वहाँ पे एग्जाम में। और ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे और एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाई जाएगी, एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाई जाएगी। इसीलिए ये क्या होता है? सर्वग्राही होता है। ये क्या होता है? सर्वग्राही। क्लियर? सर्वग्राही। अब आपसे कभी पूछा जाए कि कौन सर्वदाता होता है, तो रुधिर का कौन वर्ग सबसे ज़्यादा दाता होता है या सर्वदाता जिसको कहा जाता है, कौन सा होता है? ए बी या ओ, कौन सा होता है? वो होता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता और दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, और इसमें एंटीजन कोई भी नहीं होता है। तो ये हो गया कि रुधिर वर्ग चार प्रकार के क्यों होते हैं, क्योंकि इन पे जो उपस्थित होते हैं प्रोटीन वो इसका निर्धारण करते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो कि मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति कैसे होती है, यहाँ से आप और भी इम्पॉर्टेंट पार्ट में प्रवेश कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मनुष्य में रुधिर की जो रुधिर वर्गों की वंशागति है यह किसने समझाया था? अब इसका सही आंसर आप जान लीजिए। इसका सही आंसर होता है बर्नस्टीन। क्या नाम है? बर्नस्टीन नाम था वैज्ञानिक का, जिन्होंने मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति को समझाया था। अगर इंग्लिश में स्पेलिंग लिखें तो BERNSTEIN, बर्नस्टीन ने बताया था, रुधिर वर्ग की वंशागति को समझाया था। अब बात करें तो संतान में लाल रुधिराणुओं में क्या पाए जाते हैं?
प्रतिजन के निर्माण होने और नहीं होने का कारण का निर्धारण निम्नलिखित 3 प्रकार के जीन्स करते हैं। फिर से समझा देते हैं। संतान में लाल रुधिराणुओं में प्रतिजन का निर्माण होने और नहीं होने का निर्धारण, अर्थात होंगे या नहीं होंगे, इनका निर्धारण निम्नलिखित पर 3 प्रकार के जीन्स करते हैं। और इन जीन को प्रतीक चिन्हों द्वारा लिख लिया। जिन्हें हम समझना चाहते हैं उन्हें हम प्रतीकों का इस्तेमाल से समझ लेते हैं। तो IA ये प्रतीक है, और IB और IO, 0 भी बोल सकते थे लेकिन यहाँ क्या बोलना है आपको, IO। क्लियर। तो IA जो जीन है वो प्रतिजन A का संश्लेषण करता है। क्लियर होगी बात। अगर IA जीन किसी में पाया जाएगा अर्थात उसमें ब्लड ग्रुप A होने की संभावनाएं होती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जाहिर सी बात है IB होगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिजन B का संश्लेषण करेगा, ये बनाएगा। और अगर IO होगा तो ये क्या करता है, जो प्रतिजन की अनुपस्थिति को दर्शाता है, अर्थात कोई भी प्रतिजन नहीं होगा। किस ब्लड ग्रुप में कोई भी प्रतिजन नहीं होता था, ब्लड ग्रुप O में कोई भी प्रतिजन नहीं था, जबकि दोनों प्रकार की एंटीबॉडी उपस्थित थी। तो अतः हमने देखा कि 6 प्रकार के जीन प्रारूपों में निम्न 4 लक्षण प्रारूप संभव होते हैं, और वो हैं रुधिर वर्ग के लिए, ध्यान से समझिएगा, रुधिर वर्ग के लिए क्या हो सकता है, IA हो सकता है, क्योंकि A जो था वो किसके लिए निर्माण के लिए था, ब्लड ग्रुप A के लिए, और IA हो सकता है, अर्थात ये दोनों युग्मक में क्या है, IAI है। दूसरा क्या हो सकता है, एक पे I हो गया और एक पे IO। अब O का मतलब क्या हुआ, O का मतलब हुआ ये एंटीजन नहीं बनाएगा, तो जो नहीं बनाएगा उससे हमको मतलब ही नहीं रखना है। अभी हम A वाले के लिए देख रहे हैं तो ये इसमें है, चाहे एक ही है तो ये A को बनाएगा और ये भी A को बनाएगा, तो ये दोनों रुधिर वर्ग A की ओर संकेत कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रुधिर वर्ग B। क्या है, रुधिर वर्ग B। और B के लिए क्या लिख सकते हो आप, IB। क्लियर। या हम क्या लिख सकते हैं, आप प्रैक्टिस करिए, कॉपी पे आप लिखते रहिए, कॉपी पे लिखिए या कमेंट में लिखिए, लेकिन आपके हाथ जरूर चलने चाहिए ताकि चीज़ें आपको रिपीट होने से याद हो जाए। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो IB लिख सकते हैं, या IB और I0 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या इसको IO बोल दिया हमने। क्लियर। अब तीसरा है रुधिर वर्ग O के लिए। O के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि दोनों पर क्या होना चाहिए, O ही होना चाहिए। अगर A आ गया तो वो ब्लड ग्रुप A की ओर ले जाएगा, O की ओर नहीं ले जाएगा। और है आपका रुधिर वर्ग AB के लिए। तो AB के लिए क्या हो सकता है, AB के लिए एक पर A होना चाहिए और एक पे B, अर्थात दोनों होने मस्ट है, क्योंकि कोई एक होगा तो ब्लड ग्रुप A हो जाएगा, अगर कोई एक ब्लड ग्रुप B होगा तो वो B हो जाएगा। अगर दोनों पर O है तो वो O हो जाएगा, अगर दोनों पर A है तो A हो जाएगा, दोनों पर B है तो B हो जाएगा। सामान्य सी बात है, समझ जरूर गए होंगे। इसको एक स्पष्टीकरण द्वारा देखते हैं। स्पष्टीकरण में अर्थात क्लियर कर हो जाता है आपको कि ये कैसे संभावनाएं होती हैं रुधिर वर्ग के वंशागति के लिए। तो हमने लिया है माता का जो रुधिर वर्ग है वो A, और A के लिए 2 संभावनाएं हो सकती हैं, या दोनों पर A पाया जाए या किसी एक पर A पाया जाए और दूसरे पर O पाया जाए, क्योंकि O जो होता है वो कोई भी प्रतिजन निर्माण नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है बनेगा क्या, A, और A माता का क्या है, रुधिर वर्ग है। पिता का रुधिर वर्ग B लिया है, तो दोनों पर क्या हो सकता है, B हो सकता है, या एक पर B और एक पर O हो सकता है। आप समझ रहे हो, आप, मुझे पता चल रहा है कि अब आप समझ रहे हो कि माता का रुधिर वर्ग A लिया तो I पर I पे 2 बार हो गया, या IA और IO कर दिया। O तो चूंकि मतलब ही नहीं है हमको AB के लिए, जब AB उपस्थित होंगे तो वो का कोई मतलब नहीं। जब AB उपस्थित ना हो, दोनों पर O होगा तो ब्लड ग्रुप O बन जाएगा। ओके, तो प्रथम संभावना देखते हैं। पहली संभावना में हमने ये जो IA है ये उसको ला करके यहाँ रख दिया है। IA को
प्रथम संभावना में देखते हैं प्रथम संभावना, और प्रथम संभावना में हमने आई ए को 2 यहाँ पर ला करके रख दिया मादा अंडाणु के रूप में, और पिता के शुक्राणु हमने सबसे पहले पहला ही ऑप्शन लिया आई बी को ला करके यहाँ रख दिया आई बी। अब संकरण कराना तो आप जानते ही हो, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो बन जाएगा आई ए और आई बी। आई ए और आई बी आप वैसे समझ जाओ कि ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा, क्योंकि दोनों मौजूद है ना। ऐसे यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी हमने कराया आई ए और आई बी, तो क्या बन गया आई ए आई बी। क्लियर। तो ये कैसी हो गई, ये भी ए बी ग्रुप की हो गई और ये भी ए बी ग्रुप की हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, इसका भी अगर हम इससे क्रॉस कराते हैं तो बनेगा आई ए बी। अब इसका हम कराते हैं इससे क्रॉस तो भी हमारा क्या बनेगा आई ए बी। तो हमने देखा कि जो पहली कंडीशन हमने लिया था, प्रथम संभावना लिया था, उसकी जो सभी संतानें हैं उसमें रुधिर वर्ग क्या हो सकता है, ए बी होगा। सभी संतानों की रुधिर वर्ग ए बी है, क्योंकि इसमें हमने ये 2 ऑप्शन को लिया था। अब हम ऑप्शन चेंज करेंगे और आगे चल के ऐसे ऑप्शन चेंज कर सकते, जैसे इसमें ए ले लिया, अब इसमें ए लिया, अब इसमें ए लिया, फिर ये ले लिया। क्लियर। ऐसे ये लिया तब ये ले लिया और फिर इसके बाद ए लिया और ये ले लिया। तो ऐसे आप चेंज करके बना सकते हैं। देखते हैं दूसरी संभावना में हमने माता के जो अंडाणु हैं वो सेम रखे, आई ए और आई ए रखा। देखिए यहाँ पे आई ए और आई ए, और हमने कहा था पिता के जो शुक्राणु हैं वो इसको लेने के बजाय हमने इस बार इसको ले लिया है। क्लियर। तो पिता के शुक्राणु ले लिया गया आई बी और आई जीरो, आई बी और आई जीरो। अब इसका संकलन कराएंगे तो आई ए आई बी बनेगा, और इसका संकलन कराएंगे तो आई ए और आई बी बनेगा। इसका संकलन कराएंगे तो आई ए और आई जीरो बनेगा या आई ओ बनेगा, आई ओ, आई ए और आई ओ बन गया। और ऐसे इसका कराए तो आई ए और आई ओ बन गया। तो ये तो ए बी हो गया, ये ए बी हो गया, ये ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। तो इसलिए क्या बन गया 50% संतानें ए बी और 50% संतानें ब्लड ग्रुप ए वाली होंगी। तो द्वितीय संभावना समझ आई। अब तृतीय संभावना देखते हैं, और तृतीय संभावना है, तृतीय संभावना क्या है कि हमने ले लिया और इस बार माता के ब्लड ग्रुप को हमने ये मान के चले हैं ये वाला, और इसको ले लेंगे पिता का। क्लियर। अब ले लिया हमने, और ये देखिए आई ए और आई जीरो, और इधर ले लिया आई बी। अब इसका संकलन कराएंगे तो आई ए आई बी बनेगा, और इसका संकलन कराएंगे तो आई बी जीरो। ऐसे इसका आई ए आई बी, और ऐसे इसका क्या बन जाएगा आई बी आई जीरो। तो 50% संतानें ए बी की बनी और 50% संतानें बी की। इससे पहले वाले में 50% ए बन नहीं थी। चौथी संभावना देखते हैं, और चौथी संभावना में हमने लिया माता का जो अंडाणु है वो आई ए और आई ओ, और इधर पिता का जो शुक्राणु है उसको भी हमने ले लिया आई बी और आई जीरो। तो इसका संकलन कराया ए बी बन गया, इसका संकलन कराया बी और ओ बना, अर्थात ये बी हो जाएगा, और इसका ए और ओ बन गया, और इसका ओ ही बन गया, दोनों पर वो आ गया। तो 25% संतानें ए की, 25% संतानें बी की, 25% संतानें ए बी की, 25% संतानें ओ, अर्थात सभी समान रूप से इसमें वितरित होंगे। अर्थात सभी संतानें जो हैं वो समान रूप से चारों वर्ग ग्रुपों में बटी होंगी। अगर दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं स्पष्टीकरण के लिए, तो वो है माता का रुधिर वर्ग ए बी हमने लिया है, ए आई ए और आई बी, और पिता का रुधिर वर्ग हमने लिया है वो आई ओ और आई ओ। अब इनका करा देते हैं संकलन, चूँकि इसमें और कोई पॉसिबिलिटीज़ तो है नहीं कि इधर से इधर आप कर सकते, इसकी पॉसिबिलिटीज़ तो सिर्फ यही है। अभी आप इस पर ये लगा देते तो रुधिर वर्ग यही तो बन जाता। तो ये क्या हो जाएगा आई ए जीरो, सॉरी आई ए आई ओ, और ये बन जाएगा आई बी आई ओ, और ऐसे इसका कराएंगे तो बन जाएगा आई ए आई ओ, और ये बन जाएगा आई बी आई ओ। तो 50% संतानें ए की और 50% संतानें बी की। तो आई होप मतलब ये आपको ज़रूर समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, यूं ही पढ़ते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।